भारत के गणतंत्र दिवस पर दुनिया के कई देशों की तरफ से अब भारत को लेकर शुभकामनाएं सामने आ रही हैं। अमेरिका से लेकर ईरान और ईरान से लेकर इजराइल, इसके अलावा फ्रांस समेत जापान और रूस की तरफ से भी भारत को बधाई संदेश आया है। अमेरिका और ईरान में भले ही तनातनी हो, लेकिन भारत को शुभकामना संदेश दोनों देशों की तरफ से आया है। इसके अलावा इजराइल ने भी भारत को शुभकामना संदेश दिया है। सबसे पहले बता इस्लामिक फोर्सेस ऑफ बीइंग अ मुसलमान। तो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज हैं, डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गई है। और फाइनल पॉइंट ये है कि उनके जो अपने सपोर्टर्स हैं ना, मेगा सपोर्टर्स, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ये कहते हैं कि आपने तो कहा था यू विल नॉट गो इनटू वॉर्स, हाँ, जंग नहीं करेंगे, लेकिन और वहां भी रेजिस्टेंस आ रही है कि ये आप क्या कर रहे हैं, यू अगेन गोइंग स्टेपिंग इनटू वॉर्स। 77th हैप्पी रिपब्लिक डे है जो 26 जनवरी 2026 में मनाया जा रहा है। आज के मेरे व्लॉग का मकसद अपने आप को रिलेट करना है अपनी भारत की ग्रेट सिविलाइजेशन के साथ, कि मैं आफ्टर ऑल क्यों अपने आप को भारत की ग्रेट सिविलाइजेशन के साथ रिलेट करते हुए ऑनर महसूस करता हूं। कहते हैं कि मार्को रूबियो की तरफ से क्या बयान सामने आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से मैं भारत को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंध है। रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और उभरती प्रौद्योगिकियों में हमारे घनिष्ठ सहयोग से लेकर क्वाड के माध्यम से हमारे बहुआयामी जुड़ाव तक अमेरिका भारत संबंध हमारे दोनों देशों और हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए वास्तविक परिणाम देते हैं। और जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कॉन्स्टेंटली एक्सप्लेन कर रहा है कि हमने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लगने के बूट्स ऑन। तो ये फिर स्ट्राइक्स करने के साथ क्या होगा? आपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर तो पहले स्ट्राइक्स कर ली हैं, चलो आप समझे कि पूरे कामयाब हो गए, क्या उसके साथ कोई मसला हल हुआ है? नहीं, वो भी वो उसूल फॉलो करते हैं। सो अल्टीमेटली ट्रेड जो है वो डिकपल हो रही है अमेरिका से। इन रियलिटी इंडियंस एंड यूरोपियंस आर सेइंग दैट वी आर डीकपलिंग विद अमेरिका बिकॉज इंडिया एंड अमेरिका बोथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 26 जनवरी सिर्फ हमारे लिए त्योहार क्यों नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सिग्नल बन चुका है। आज जब भारत गणतंत्र दिवस मनाता है तो सिर्फ परेड नहीं होती, बल्कि दुनिया ध्यान से देखती है कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया से लेकर यूएई तक सबकी नजर भारत पर रहती है। सवाल यह नहीं कि कौन विश कर रहा है, असली सवाल यह है कि दुनिया भारत से क्या उम्मीद कर रही है। और यही आज के वीडियो की सबसे बड़ी कहानी है। और ये बात मेरे व्यूअर्स साल हर साल से जानते हैं कि मैं भारत की धरती के साथ क्यों जुड़ा हुआ हूं, दिल से, जान से और दिमाग से। लेकिन आज मैं कुछ इस बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन के मौका पर थोड़ा सा इमोशनल होते हुए अपनी जुड़त अपनी इस अजीम धरती के साथ कैसे बनाता हूं, वो मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और तब से ये नशरियात चल रही हैं अजीम कल्चर्स का, अजीम सिविलाइजेशन का, मेरा वो देश जिसे मैं आज एक परेड की सूरत में वॉच कर रहा हूं। तो वो मुझे क्या पैगाम दे रहा है? वो मुझे ये पैगाम दे रहा है कि मैं वेस्टर्न वर्ल्ड, कनाडा के शहरी होने के नाते ईस्टर्न वर्ल्ड की सिविलाइजेशन जो मेरी मिट्टी में गुंदी हुई है, उसके साथ अपने आप को जोड़ रहा हूं। और क्यों जोड़ रहा हूं और क्यों जोड़ता चला आ रहा हूं, इस पे मैं कुछ थोड़ी सी आज बातचीत करूंगा। ये वो बातचीत है जिस पे मैं किताबें लिखना चाहूं, जो कि मैं लिख चुका हूं और कई और लिखूंगा अगर मुझे भगवान ने मौका दिया, तब भी वो सारी बातें मुकम्मल नहीं होगी। पाकिस्तान जो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसको अंग्रेजों ने एम्पुटेट करके पाकिस्तान नामी एक देश बनाया, उसके शहर लाहौर के अस्पताल गंगाराम अस्पताल में पैदा होने वाला मैं शख्स, जो 1963 सितंबर 26 को गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में पैदा हुआ, कृष्ण नगर में रहता रहा। मैं वो शख्स जो बचपन से भारत के खिलाफ नफरत, प्रोपेगेंडा ना सिर्फ अपनी किताबों में पढ़ता रहा, अपने स्कूलों में सुनता रहा, अपने वर्क प्लेस पे ये नफरत और प्रोपेगेंडे को देखता रहा, मुसलसल देखता रहा। और मैं चिढ़ गया था अपने बचपन से कि आफ्टर ऑल ऐसा क्यों है कि जिस सिविलाइजेशन से मेरा ताल्लुक है, जिस हिंदू एंसेस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, उससे हम
हिंदुओं की एंसेस्ट्री वाले देश पाकिस्तान, जो एक अजीब किस्म का देश बना था, चलिए बन गया, दुनिया में बहुत सारे ब्लंडर होते हैं, पाकिस्तान भी एक ब्लंडर था, बन गया। लेकिन जब मैंने उसको अपने बचपन, लड़कपन और जवानी के ज़माने में भारत से नफ़रत करते देखा और सुना, तो मेरा दिल नहीं मानता था कि यह सच था। मैंने अपने लड़कपन में सच्ची किताबें ढूँढना शुरू की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एक फेक देश है। चलिए, मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान के 240-250 मिलियन लोगों को पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत हो सकती है, या एक झूठी मोहब्बत हो सकती है। चलिए, इस मोहब्बत या झूठी मोहब्बत का उन्हें हक है, लेकिन क्या मुझे ये हक नहीं कि मैं रियलिटी को समझ सकूं? ना दरअसल बहुत आगे हैं, आपको समझ में बाद में आएगी। और हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी, हम आपके साथ क्यों शेयर करें? आप तो हमारे दुश्मन मुल्क हो। जब एक्सप्लिसिटली कह दिया देयर वाज नो पायलट लॉस, देयर वाज नो लॉस, बात खत्म हो गई। अच्छा, जहाज गिरा तो यहां पे भारत में भी तो कई गद्दार बैठे हुए हैं, और गद्दार ना भी हो तो भी यहाँ पे एक्टिव सिटीजन तो हैं। कहीं मलबा देखा आपने? कोई एक वीडियो आया क्या? नहीं। इंडिया में तो कोई इंटरनेट बैन नहीं था ना, कोई जहाज गिरता तो उसकी तस्वीर बनती, उसका वीडियो बनता। आपको पता है, मगर आपके ऑफिसर ने भी तो कहा था कि जहाज क्यों गिरे वो चेक करना होगा, कितने गिरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक स्टेटमेंट आया था आपके जो एयरफोर्स के अनिल चौहान साहब जी, सीडीएस साहब का बयान था, और वो आप ध्यान से जब सुनोगे, सीडीएस साहब का बयान था, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता लगेगा कहा क्या उन्होंने। जब आप व्हेन यू गो थ्रू इट अगेन ना, देन यू विल we'll analyze what losses were there. ठीक है? और आप मेरे को बताइए, ये सवाल तो चलो राहुल गांधी का भी यही सवाल है, आपका भी यही सवाल है। What is so common between you and Rahul Gandhi's questions? Why do you want to know India's losses? Why don't you count your own losses? आप अपने क्यों नहीं नुकसान को गिनते? आपका कौन सा एयर बेस था, नाम गिन के बताओ जरा आप मेरे को। तो वो तो थे ना, 9 या 11 एयर बेसिस तो बताए गए थे ना। तो उसके साथ साथ मुरीदके में जो उसका था, मसूद अजहर का जो मदरसा है, उसको भी वहां पर चलो, वो टेररिस्ट टारगेट्स थे, वो तो लेजिटिमेट टारगेट है हमारे लिए, वो तो हम आज भी मारेंगे, कल भी मारेंगे। वो तो अब तो हमको पता लग गया आपकी एयर डिफेंस कितनी स्ट्रांग है, आपके एयर रेडार्स कहां पे हैं। अब आपको नए इंस्टॉलेशंस खड़े करने पड़ेंगे, आपको नए सिरे से पैसा खर्चना पड़ेगा। आपके तो एवैक्स भी उड़ा दिए थे हवा में। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। अर्जुन जी, वो 2.0 की बात कर रहे हो ना, अभी चालू है, जस्ट पॉज्ड। अभी पहले ही नहीं संभाला आपसे, दूसरा कल संभालोगे आप? लेकिन सर उससे मिलेगा क्या? दोनों कंट्रीज में से नुकसान ही होगा, फायदा तो कोई नहीं दिख रहा। क्या अचीव करेंगी अगर वो भी जाए? दोनों कंट्रीज क्या अचीव करेंगी? डिक्टेटर को सोचना चाहिए, आपके डिक्टेटर को सोचना चाहिए। देखिए अर्जुन जी, योर कंट्री नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू अबैंडन द पॉलिसी ऑफ टेररिज्म। आपको ये जो आपकी नीति है ना, आतंकवाद की, उग्रवाद की, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। देखो, आपने 47 से लेकर 71 के बीच में कई जंगें लड़नी, 99 भी मुशर्रफ ने ट्राई कर लिया, अभी लेटेस्ट 2025 भी ऑफ सिंदूर देख लिया आपने। आपको पता है कन्वेंशनली आप इंडिया को हरा ही नहीं सकते, आपके अंदर वो कुव्वत, वो ताकत, वो हैसियत, वो औकात, वो हिम्मत है ही नहीं। यू कैनॉट डिफीट इंडिया मिलिटरीली, यू कैनॉट डू इट, नॉट नाउ, नॉट इन another 50, 100, 1000 years. सर, यहाँ जो मेडल्स बढ़ गए, लोगों को मेडल्स मिल गए, लोगों ने अपनी पोस्ट जो है वो जो है हायर पोस्ट पे चले गए सब, तो वो किस लिए? अगर हार गए थे तो ये इतना जो इनको मिला है वो किस लिए मिला इन लोगों को, आपके ख्याल से? आप पूछो ना मुनीर से कि 5-5 तारा क्यों उड़ाया, अपने आप को खुद ही प्रमोट कर लिया उसने। आज का भारत सिर्फ सीमाओं में बंधा हुआ देश नहीं है, बल्कि एक ऐसा केंद्र बन चुका है जहां से ग्लोबल बैलेंस की दिशा तय होती है। यही वजह है कि गणतंत्र दिवस पर जब संदेश आते हैं तो वो सिर्फ फॉर्मल विशेस नहीं होते, बल्कि स्ट्रेटेजिक संकेत होते हैं। रूस का अलग अलग भारतीय भाषाओं में शुभकामनाएं देना यह दिखाता है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को अब ताकत माना जाता है। ईरान जैसे देश, जो आमतौर पर बहुत चुनिंदा मौकों पर ही प्रतिक्रिया देते हैं, भारत के छोटे बड़े हर राष्ट्रीय अवसर को एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि भारत अब सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं बल्कि डिसीजन मेकर की भूमिका में है। वहीं दूसरी ओर चीन का खुद को राइवल से ज्यादा पार्टनर बताने का बयान इस बात का संकेत है कि भारत की आर्थिक और कूटनीतिक पकड़ अब इग्नोर करने लायक नहीं रही। इजराइल और ईरान जैसे वैचारिक रूप से अलग देश भी भारत के मामले में एक ही टोन में बात करते हैं, क्योंकि भारत ने हर मंच पर संतुलन और भरोसे की नीति अपनाई है
आज संयुक्त राष्ट्र से लेकर ग्लोबल फोरम्स तक भारत की बात सुनी जाती है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि भारत बड़ा देश है, बल्कि इसीलिए कि भारत भरोसेमंद है। यह वो भारत नहीं है जो सिर्फ प्रतिक्रियाएं देता था, यह वो भारत है जो एजेंडा सेट करता है। दुनिया अब भारत को ऑप्शन नहीं बल्कि नेसेसिटी मानती है। यही कारण है कि हर 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं रहती, बल्कि दुनिया के लिए एक रिमाइंडर बन जाती है कि आने वाला समय किस ओर झुक रहा है। और यही है आज के भारत की असली पहचान।